हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था DLED 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का राजन सीरीज के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि पार्ट नंबर 1 था हमारा। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। बी होगा आपका ही सेड दैट ही विल लीव यू नाउ। सी ही सेड दैट देम ही विल लीव यू नाउ। डी आपका है ही सेड दैट आई विल लीव यू नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो चलिए बना के देखते हैं। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन इसमें होगा, जो ही के बाद सेड लिखा गया है उसको हम लोग चेंज करेंगे टोल्ड में। तो चलिए देखते हैं कि टोल्ड चेंज करके किस में लिखा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है, सिर्फ उसी में ही टोल्ड चेंज करके लिखे, यानी सेड चेंज करके लिखा गया है टोल्ड में, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे यहीं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टीबी इज TLM इंग्लिश रीडिंग हुइच टाइप ऑफ TLM इज दिस। जो टीबी होता है वो इंग्लिश टीचिंग के लिए किस प्रकार का TLM है ये बताना है। तो जो टीबी होता है उसमें ऑडियो भी दिखता है और वीडियो भी दिखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज। टुमारो का डायरेक्ट स्पीच अगर हम लोग बनाएंगे, चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होने वाला है। ऑप्शन देखते हैं। ए द नेक्स्ट डे, बी दैट डे, सी द प्रीवियस डे, डी द फॉलोइंग डे। तो अगर हम देखते हैं एक एक करके, एक अगर हम देखेंगे तो द नेक्स्ट डे जो होता है वो टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। दैट डे आपका होता है दिस डे का इनडायरेक्ट स्पीच। प्रीवियस डे का होता है आपका यस्टरडे का इनडायरेक्ट स्पीच, और जो फॉलोइंग डे होता है ये आपका नेक्स्ट डे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। यानी टीचिंग इंग्लिश के कौन से मेथड हैं या कौन से अप्रोच हैं। तो ऑप्शन देखिए। ए आपका दिया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी डायरेक्ट मेथड, सी कम्युनिकेटिव अप्रोच, डी ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हम इंग्लिश टीचिंग के अप्रोच या मेथड की बात करते हैं तो इसमें सारे जितने भी दिए गए हैं ABC, इन सभी का समावेश होता है, यानी इंक्लूड होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स। यानी कॉम्प्रिहेंशन का साधारणतः मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी लिखे हुए पेज को समझना। बी एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, लिखे हुए जो पेज होता है उसको क्या करना, व्याख्या करना रिटन पेज का। सी आपका है ए एंड बी बोथ, डी नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ए, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम। यानी जो PMJDY स्कीम है इसका जो है स्पेशल बेनिफिट क्या होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, सी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखेंगे हम, जो सारे ऑप्शन है ये सब ही सही होती हैं। जो स्पेशल बेनिफिट्स होता है इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है इसमें। ऑप्शन देखते हैं आपका। ए एडजेक्टिव क्लॉजेस, बी एडवर्ब क्लॉजेस, सी नाउन क्लॉजेस, डी ऑल ऑफ दीज।
तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, यानी 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉजेस, दूसरा एडवर्ब क्लॉजेस और तीसरा आपका होता है नाउन क्लॉजेस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एडवर्ब क्लॉजेज आर। एडवर्ब क्लॉज इसमें से कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए टाइम, बी प्लेस, सी पर्पज, डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज कई सारे होते हैं, जिसमें से इसमें 3 दिया गया है। एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पज दिया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ऐसे करके कई सारे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लास्ट इज। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है इसको आपको बताना है कि सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में ए दिया गया है कंपाउंड सेंटेंस, बी सिंपल सेंटेंस, सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डी नॉन ऑफ दीज। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कोई भी वाक्य लिखी होगी तो हम लोग जानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए अगर आपको सेंटेंस के बीच में, जैसे कि यहाँ देखिए 29 नंबर में लिखा है आई हैव फाउंड द बुक डैट, तो जैसे डैट बीच में लिखा गया है, ऐसे जितने भी शब्द यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ऐसे सारे शब्द अगर सेंटेंस के बीच में लिखे होंगे तो वो सेंटेंस आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द है। तो देखिए पहला डैट हो गया जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, दूसरा हु है, हुम, व्हिच, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हुज, दो, ऑल दो, सिंस, इवन, अनटिल, अनलेस, देन, एज, लीस्ट, सो डैट, एज इफ, बिकॉज। इतने शब्द हैं। अगर ये सारे शब्द कहीं सेंटेंस के बीच में आपको दिख जाते हैं तो आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आई सा द डेंजर एंड पॉज्ड इट। मतलब वह खतरा देखा और रुक गया, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है कंपाउंड सेंटेंस, बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी सिंपल सेंटेंस एंड डी मिक्स सेंटेंस। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन ए, कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है वो 2 डिपेंड क्लॉज होती हैं, यानी 2 क्लॉज होगी, दोनों आपस में स्वतंत्र होगी, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। तो इसमें देखिए ही सा द डेंजर, वह खतरा देखा, एक ये हो जाएगा, दूसरा है एंड पॉज्ड और रुक गया। तो ये हो गया 2 डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो एक ही क्या होता है, एक ही क्लॉज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो होता है वो सबऑर्डिनेट एक ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितनी प्रकार का होता है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट ही देखा है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा और एडवर्ब क्लॉज होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। मतलब इसके मतलब होगा मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। व्हिच टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फाउंड। इसमें किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो ऑप्शन ए है आपका नाउन क्लॉज, बी एडजेक्टिव क्लॉज, सी एडवर्ब क्लॉज, डी ऑल द अबव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, योग सूचक ट्रांसलेशन है,
इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपका है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, बी इलेटिव कंजंक्शन, सी कम्युलेटिव कंजंक्शन, डी ऑल द अबव। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी कम्युलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेटिव कंजंक्शन आर, इसमें से कौन सा इलेटिव कंजंक्शन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं देयरफॉर, बी शो, सी हेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो लिखे गए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी, अगर ये किसी वाक्य के बीच में मिलते हैं तो आपको तुरंत लगा देना है ऑप्शन में कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एज वेल एज इज यानी एज वेल एज किस प्रकार का कंजंक्शन है ये आपको बताना है। तो ए आपका लिखा गया कम्युलेटिव कंजंक्शन, बी इलेटिव कंजंक्शन, सी अल्टरनेटिव कंजंक्शन, डी एडवर्जेटिव कंजंक्शन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम्युलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक चीज़ यहीं और देख लेते हैं, एज वेल एज अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो कंपाउंड सेंटेंस होगी वो सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एडवर्जेटिव क्लॉजेज आर, यानी आपको इसमें एडवर्जेटिव बताना है, विरोध, ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें विरोध हो, कॉन्ट्रास्ट हो। तो देखते हैं ऑप्शन ए आपका दिया गया है व्हेन राजन केम हेयर आई वाज स्लीपिंग, यानी जब राजन यहाँ आए तो मैं सो रहा था। बी आपका है ऑल दो ही इज पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। सी आपका है आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि जब तुम गए थे तो मैं वापस लौट आया था। नेक्स्ट आपका है ऑल द एबव। तो हमको देखना है कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, एडवर्जेटिव होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसी में दिख रहा है ऑल दो ही इज पुअर, यद्यप वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इस पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए आपका है शी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, बी शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट आपका है सी सेज द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। डी आपका है सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में सी सेड, यहाँ तक आपका सेंटेंस सही है। फिर कंजंक्शन डैट लगा है, यहाँ तक सही है। डैट बर्ड्स, द बर्ड्स, यहाँ तक भी सही है। वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, इसमें से कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए दिस, बी दिस, सी नाउ, डी ऑल ऑफ अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।